Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear viewers. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है। चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट्स कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ। बच्चों, हमने बिजनेस लॉ का सफ़र शुरू किया था। हमने मॉड्यूल 1 चैप्टर 1 ख़त्म कर दिया है। हम मॉड्यूल 1 चैप्टर 2 में आगे बढ़ते हुए एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टाइप ऑफ कंपनी सीखने जा रहे हैं जिसे कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। ध्यान दीजिए और एक स्टार मार्क लगा दीजिए, जिसे कहते हैं गवर्नमेंट कंपनी। बच्चों, ये चैप्टर में, ये पर्टिकुलर चैप्टर में, मॉड्यूल 1 चैप्टर 2 में हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पे फोकस किया है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी सीखने की कोशिश की। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कंपनी है जो कि है गवर्नमेंट कंपनी। बच्चों, नाम से ही बल्ब जलना चाहिए, नाम से ही पता चलना चाहिए कि गवर्नमेंट कंपनी यानी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से ये कंपनी का कुछ तो ताल्लुकात है गवर्नमेंट के साथ, कुछ ना कुछ रिलेशन है ये कंपनी का गवर्नमेंट के साथ। देखने की कोशिश कीजिए, अंडरलाइन कीजिए सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डेफिनेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। डेफिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी क्या है, सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिए कि भैया गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, फर्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी in which not in which not less than 51% of the paid up share capital, हम paid up share capital का मतलब जानते हैं, is held by central government। ऐसी एक कंपनी जिसमें कम से कम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, हम शेयर कैपिटल का मतलब जानते हैं, कम से कम 51% ऑफ द शेयर्स, पैसा, जितना भी पैसा कंपनी में लगा है, सॉरी बच्चों, जितना भी पैसा कंपनी में लगा है उसमें, यानी शेयर्स इश्यू किए, उसमें कम से कम 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, टोटल कैपिटल जो कि ऑलरेडी कंपनी में लगाया है। ऑथराइज्ड कैपिटल नहीं। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या था, जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है, नहीं रेस कर सकती है, नहीं। ये पेड अप शेयर कैपिटल, उतना कैपिटल जितना कंपनी ने ऑलरेडी रेस कर लिया, उतना पैसा ऑलरेडी कंपनी ने शेयर होल्डर्स के पास से ले लिया है। उसमें से 51% कम से कम किसके पास होना चाहिए तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। कम से कम 51% में से सबसे पहला हो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, हम जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हम जानते हैं बच्चों, एटलीस्ट दिस तो आई शुड नॉट एक्सप्लेन, राइट, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या किसी भी स्टेट के गवर्नमेंट के पास है, या दोनों गवर्नमेंट के पास पार्टली है, यानी पार्टली विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट। कम से कम कितना, जॉइंटली, पार्टली यानी थोड़ा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, थोड़ा वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या तो फिर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या तो फिर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। अगर का और कितना बच्चों, कम से कम नॉट लेस देन 51%, तो ये कंपनी क्या कहलाएगी, ये कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। Includes a company which is a subsidiary company of such government company। वो कंपनी भी आएगी जो सब्सिडरी कंपनी है किसकी, ऐसी गवर्नमेंट कंपनीज की, तो भी उसे भी गवर्नमेंट कंपनी ही माना जाएगा। अभी बात करते हैं अपॉइंटमेंट, थोड़ा सा स्लो जाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी बाय CAG, अंडरलाइन कीजिए CAG और अंडरलाइन कीजिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 5। बच्चों, CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक ऐसे है, ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट यानी एक ऐसा पर्सन मैं बोल सकती हूँ जो गवर्नमेंट के सारे स्पेंडिंग को,
पब्लिक स्पेंडिंग जो गवर्नमेंट करता है उसको ऑडिट करने वाला इंस्टीट्यूट या पर्सन, इसे हम CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए कि आज अपने हमारे कंट्री के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, देखिए हमें कमेंट सेक्शन में बताइए बच्चों। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, अपॉइंटमेंट क्या करना है, ऑडिटर को अपॉइंट करना है ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अब बात थोड़ा सा ऑडिटर के बारे में करते हैं बच्चों, ये आप जानते हैं क्योंकि आपको तो ये सब्जेक्ट ही है, ऑडिट का सब्जेक्ट है आपको। बच्चों ऑडिटर का मतलब क्या होता है, जब भी कोई इंस्टीट्यूट, कोई भी इंस्टीट्यूशन होने दो, कंपनी होने दो, कोई भी होने दो बच्चों, जब वो ITR फाइल करते हैं, वो रिटर्न्स में कितनी सच्चाई है, क्या कोई फ्रॉड हुआ है, क्या सब सच लिखा गया है, क्या रिसीट ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ मनी, एसेट्स, लायबिलिटीज में कुछ भी झूठ बोला गया है। क्लियर कट इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वर्किंग ऑफ द कंपनी, क्लियर कट इंस्पेक्शन इज नोन एज ऑडिट। और ये ऑडिट कौन करता है भैया, ये ऑडिट करते हैं हमारे ऑडिटर्स, ये ऑडिट करते हैं हमारे ऑडिटर्स। अभी क्या बता रहे, देखो अपॉइंटमेंट करना है किसका, एक ऑडिटर का, किधर, वो गवर्नमेंट कंपनी में, कि कौन करेगा, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल करेंगे अपॉइंटमेंट, कंट्री के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अपॉइंट करेंगे, किससे, ऑडिटर को। वो ऑडिट किसका करेगा, गवर्नमेंट कंपनी को, और उसका क्या हो रहा है, अपॉइंटमेंट हो रहा है बच्चों। अंडर सेक्शन 139 subsection 5, under section 139 subsection 5, in case of a government company, any other company owned and controlled, in case of a government company, in case of a government company, any other company which is owned, controlled directly, indirectly by the central government or any state government or governments by or partly by central government or partly by one of a state government, the comptroller, underline, very very important, the CAG यानी Comptroller and Auditor General of India shall in respect of a financial year appoint auditors। कौन auditors appoint करेगा, CAG। किसके लिए, गवर्नमेंट कंपनीज के लिए, वो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट करेगा। कौन करेगा ऑडिट, ऑडिटर, और अपॉइंटेड बाय CAG ऑफ इंडिया। शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, बच्चों फाइनेंशियल ईयर कभी से शुरू होता है कभी खत्म होता है, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, ये तो हम अच्छे से जानते हैं। अपॉइंट एन ऑडिटर ड्यूली क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी under the act within the period of 180 days from the commencement of the financial year। financial year start होते ही 180 दिनों में 180 डेज में CAG को अपॉइंट करना है, किससे, ऑडिटर को अपॉइंट करना है। आगे बढ़ेंगे। The auditors so appointed shall hold office till the conclusion of the annual general meeting। अभी ये बात है ना, जो एनुअल जनरल मीटिंग की बात जो हो रही है ना, ये हमें एक अलग चैप्टर है मीटिंग्स पे, अलग चैप्टर में हम समझेंगे कि एनुअल जनरल मीटिंग क्या होती है, और उस दिन तक वो ऑडिटर का चलता रहेगा, वो ऑडिटर वो कंपनी का ऑडिटर रहेगा। कंक्लूजन, जब तक एनुअल जनरल मीटिंग कंक्लूड नहीं हो जाती, सक्सेसफुली फिनिश नहीं हो जाती वो साल के लिए AGM, तब तक वो ऑडिटर वो कंपनी का ऑडिटर कहलाएगा। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर, ये रेगुलर ऑडिटर्स की बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑडिटर नहीं, अभी फर्स्ट ऑडिटर यानी कंपनी अभी अभी बनी ही है, उसका ऑडिट ही पहली बार होने जा रहा है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी बाय CAG अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 7। In case of a government company, underline first auditor shall be appointed by the Comptroller and Auditor General, ये भी CAG अपॉइंट करेंगे within 60 days from the date of registration of the company। कंपनी रजिस्टर हो गई उसके 60 दिनों में, ऊपर कितने दिन थे आपने देखा था, ऊपर 180 डेज था, ये रेगुलर ईयर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। इफ नॉट सो अपॉइंटेड, अगर वो नहीं अपॉइंट हुए within 60 days, the board of directors इंचार्ज हो जाएंगे, board of directors of the company shall appoint such auditor within 30 days। 60 days plus more 30 days दिया, अभी ये 30 दिन में कौन एक्शन लेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले किसे करना था, CAG को। आगे बढ़ेंगे। इफ अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाते हैं,
इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फेल्स टू डू सो, अगर BOD भी फेल हो गई ये करने के लिए, द कंपनी शैल इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द कंपनी हु शैल अपॉइंट सच ऑडिटर विद इन 60 days एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. ऑनलाइन कीजिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग who shall hold the office to the conclusion of the first AGM. सबसे पहले चांस दिया CAG को अपॉइंट करने का कि CAG आप ये कंपनी के लिए फर्स्ट ईयर की बात कर रही हूँ, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करो. CAG नहीं कर पाया तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करना है, और अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नहीं कर पाए तो वो मेंबर्स के पास जाएंगे और मेंबर्स होल्ड करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और उस मीटिंग में वो ऑडिटर अपॉइंट करेंगे जो ऑडिटर फर्स्ट AGM तक ऑडिटर रहेंगे. द अबव प्रोविजन शैल ऑल्सो अप्लाई टू एनी कंपनी ओन्ड, कंट्रोल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल. यानी ये वही बोलने की कोशिश कर रहा है कि ये जो रूल्स है वो गवर्नमेंट कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है. कॉपी ऑफ ऑडिट रिपोर्ट टू बी सबमिटेड टू CAG. जी हाँ, एक बार ऑडिट हो गया तो उसकी कॉपी किसे सबमिट करनी है भैया? CAG. आप वापस दोबारा याद कीजिए, CAG क्या है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के बारे में, जो पब्लिक स्पेंडिंग गवर्नमेंट करता है उसके बारे में अकाउंट्स रखता है, उसका ऑडिट करता है, उसे हम CAG कहते हैं. ठीक है, अभी ये जो गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट हो रहा है इसे भी किससे सबमिट करना है? हमें CAG को, यानी गवर्नमेंट कंपनी को CAG को सबमिट करना है. In the case of the government companies, the auditor shall submit a copy of his audit report to the company and the Auditor General of India. कंपनी को सबमिट करना है और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट करना है. Such report shall, among other things, include the direction, if any, issued by the CAG, the action taken thereof, and its impact on the accounts and financial statement of the company. अगर कुछ भी comments आया है, कुछ direction दिया है, तो उस पर action लिया गया है, क्या action लिया गया है और उस पर impact कितना पड़ा है, इसके बारे में भी उस रिपोर्ट में सबमिट करना पड़ेगा. बार ऑन पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन. बच्चों, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन क्या होता है? जब कोई पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है अंडर सेक्शन 182 ऑफ द कंपनीज एक्ट, तो उसमें इन केस अ गवर्नमेंट कंपनी, ये प्रोहिबिटेड है. अ गवर्नमेंट कंपनी इज प्रोहिबिटेड, इज नॉट अलाउड. प्रोहिबिटेड का मतलब होता है नॉट अलाउड फ्रॉम मेकिंग कंट्रीब्यूशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी. कोई भी गवर्नमेंट कंपनी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकती अंडर सेक्शन 182. आप ध्यान दीजिए, अंडर सेक्शन 182. एनुअल रिपोर्ट हम क्या है हम जानते हैं. एनुअल रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी अंडर सेक्शन 349. एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या होता है बच्चों? हम, अगर आपको याद है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए. एनुअल रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इफ कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब मिला के बनता है हमारा एनुअल रिपोर्ट. वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. वो कंपनी के मेंबर कौन है? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट. द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल कॉज एन एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग एंड अफेयर्स ऑफ द कंपनी टू बी प्रिपेयर्ड. कितने टाइम में प्रिपेयर होना चाहिए? Within 3 months. कितने टाइम में प्रिपेयर होना चाहिए बच्चों? Within 3 months of its AGM meeting, before which the comments given by the CAG and the audit report are placed under the provision of section 143 subsection 6. बच्चों, very important thing to remember here is 3 months. Within 3 months of its AGM. Within 3 months of its AGM. As soon as maybe after such preparation laid before both the houses of parliament, both the houses of parliament should be presented with these reports together with a copy of audit report and any comment upon or supplement to the audit report made by the CAG. कोई comment है तो भी उनको both the houses of parliament में इसे submit करना पड़ेगा. आगे बढ़ेंगे. Where in addition to the central government, अगर any state government is also
अ मेंबर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, पहले तो हम सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट, पहले तो हम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट भी मेंबर है, दैट स्टेट गवर्नमेंट शैल cause a copy of that annual report prepared under section 394 subsection 1 to be laid before the house or both the houses of state legislature together with a copy of audit report and comments upon or supplement to the audit report referred to under section 394. दोनों केसेस हैं बच्चों, एक केस में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है, सेकंड केस में बच्चों स्टेट गवर्नमेंट भी मेंबर है। तो कौन से हाउस में, यानी बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर, ऊपर हम पार्लियामेंट की बात कर रहे थे, बराबर बच्चों। इलीगल एसोसिएशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इलीगल एसोसिएशन। थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सोचने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सोचने की कोशिश करेंगे तो बच्चों ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। चलो दोबारा एक बार रिवीजन हो जाए। हाँ, प्रोहिबिशन, इलीगल एसोसिएशन में क्या है देखिए, फर्स्ट प्रोहिबिशन ऑफ एसोसिएशन और पार्टनरशिप। कोई भी एसोसिएशन या पार्टनरशिप पर्सन shall not exceed certain number of members, shall not exceed certain number of members। इसका मतलब क्या होता है अंडर सेक्शन 464। फर्स्ट, try to understand the first, no association or partnership consisting more than such numbers as may be prescribed। वो नंबर क्या था याद करके कमेंट सेक्शन में बताइए। Prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business that has its object for the acquisition of gain by the association or membership or by individual members thereof, unless it is registered as the company under this act or formed under any other law for the time being in force। अगर आप कंपनी नहीं है, कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन या कोई दूसरा एसोसिएशन है और किसी पार्टनरशिप फॉर्म आपके है, तो उसमें कितना नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए एज में भी प्रिस्क्राइब। अगर वो कंपनी बनी गई है फॉर एक्विजिशन ऑफ गेन, यानी फॉर प्रॉफिट के लिए अगर बनाई गई है, प्रोवाइडेड दैट द नंबर ऑफ पर्सन विच में बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर दिस सबसेक्शन shall not exceed 100, shall not exceed 100 members, यानी 100 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं होने चाहिए, 100 से ज़्यादा मेंबर्स इसमें नहीं होने चाहिए। बच्चों इसमें है कुछ एक्सेप्शन, इसमें दिए गए हैं कुछ एक्सेप्शन। क्या एक्सेप्शन है देखिए, फर्स्ट, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। बच्चों इसका मतलब है HUF। ये फॉर्म ऑफ बिजनेस हम पढ़ चुके हैं, हमारे 11th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में हमने HUF पढ़ लिया है, कर्ता और कोपार्सनर्स के बारे में। ये जो सेक्शन बोलता है लिमिट ऑफ 100, इट डजंट अप्लाई, ये जो लिमिट है लिमिट ऑफ 100, इट डजंट अप्लाई टू HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस है जहाँ पे एक हेड मेंबर है जिसे हम कर्ता कहते हैं और दूसरे सब मेंबर्स जो बिजनेस में मदद कर रहे हैं और बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे हम को पार्टनर्स बोलते हैं। ये जो कंडीशन थी ये HUF में अप्लाई नहीं होती है, ये कंडीशंस माय डियर व्यूअर्स HUF को अप्लाई नहीं होती है। सेकेंड, an association or partnership if it is formed by professionals who are governed by special act। अगर ये एसोसिएशन बनाया ही गया है प्रोफेशनल्स के द्वारा और ये स्पेशल एक्ट की वजह से बनाया गया है तो इसको भी 100 का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है, इसे भी 100 मेंबर्स का लिमिट एप्लीकेबल नहीं होता है। आगे बढ़ेंगे, एवरी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप कैरिंग ऑन बिजनेस इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस सबसेक्शन 1, सेक्शन के अगेंस्ट जाकर अगर आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो, शैल बी पनिशेबल, पनिशमेंट मिलेगी विथ फाइन, पैसे भरने पड़ेंगे, विच में एक्सटेंड टू ₹1 लाख, आपको 1 लाख तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। एंड shall also be personally liable for all business liability incurred, for all liabilities incurred in such business। आपको 1 लाख तो भरना ही पड़ेगा और अगर बिजनेस ने कुछ अलग से कुछ लॉस किया है, कुछ गफला किया है तो उसका भी जुर्माना इन मेंबर्स को करना ही पड़ेगा।
Okay, my dear viewers, this brings us to the end of this lecture. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट्स है, आपके कोई भी सजेशंस है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन. आई होप आप रेगुलरली पढ़ रहे हो, हमारे लेक्चर्स देख रहे हो और रिवाइज कर रहे हो. दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ. थैंक यू.